तथागत बुद्ध के पूर्वजों से संबंधित जानकारी हमें श्रीलंकाई ग्रंथ महावंश और दीपवंश में देखने को मिलती है, जहाँ पर महावंश शब्द का शाब्दिक अर्थ महान इतिहास होता है, जिसमें 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 4वीं शताब्दी ईसा तक लगभग 850 वर्षों का इतिहास हमें देखने को मिलता है। वहीं दीपवंश भी एक प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसमें श्रीलंका देश का प्राचीन इतिहास बताया गया है। इन दोनों ही ग्रंथों में श्रीलंका और भारत के प्राचीन इतिहास की बहुत सी घटनाओं का लेखा जोखा हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर महासम्मत शाक्यों के प्रथम राजा हुए। यहाँ पर शाक्य शब्द का मतलब होता है समर्थ, जो कि कुछ भी कर सकते हैं। प्राचीन समय में गण, संघ, जनपद और महाजनपद से संबंधित इतिहास भी हमें देखने को मिलता है। शाक्य मुनि तथागत बुद्ध इन्हीं गण या संघ से एक विशेष संबंध रखते थे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्राचीन समय का भारत एक अखंड देश नहीं था। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी का भारत छोटे और बड़े राज्यों में बटा हुआ एक देश था। इन राज्यों में 16 राज्य ऐसे थे जिन पर किसी एक राजा का शासन हुआ करता था, जिनको महाजनपद कहा जाता था, जिनके नाम हैं काशी, कौशल, अंग, कुरु, कंबोज, चेदी, वत्स, वज्जी, पांचाल, मगध, मल्ल, मत्स्य, अश्मक, अवंती, शोरसेन और गांधार। ये वो राज्य हैं जिनमें हर एक पर किसी एक राजा का शासन हुआ करता था। इन राज्यों में मगध उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य माना जाता था। वहीं दूसरी ओर कुछ राज्य ऐसे भी थे जिन पर एक से अधिक या ऐसा कह सकते हैं कि किसी एक राजा का शासन नहीं होता था, जिनको गण, संघ या जनपद कहते थे, जिनमें शाक्यों का कपिलवस्तु, लिच्छवी इनका वैशाली, कोलियों का रामागम, विदिहा का मिथिला, बुली इनका अलकप्पा, कालाम का केशपुत्र, मौर्यों का पीपलवन, मल्ल का पावा तथा कुशीनारा और भग्ग यानी कि भर्ग, जिसकी राजधानी थी समसारा पर्वत। इनमें शाक्यों की जो राज्य व्यवस्था थी उसमें कई सारे शासक वर्ग रहा करते थे, जिनकी योग्यता पराक्रम के बल पर राजा बनने की बारी आया करती थी। उस समय कपिलवस्तु शाक्य गण की राजधानी हुआ करती थी। यहीं से 10 किलोमीटर दूर पूर्व में लुम्बिनी नामक जगह पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। उस समय राजा बनने की बारी शुद्धोधन की थी। इसी कपिलवस्तु के शाक्य गण राज्य के राजा शुद्धोधन के पूर्वज शाक्य राजा जयसेन भी रहा करते थे, जिनके पुत्र का नाम सिंहसनु था। सिंहसनु का विवाह आगे चलकर कंचना से हुआ था, जो कि एक कोलीय राजा अंजन की बहन थी। इन दोनों को 7 संतानें हुई, जिनमें शुद्धोधन, धोतोधन, शुक्लोधन, शाक्लोधन और अमितोधन नाम के 5 पुत्र हुए और अमिता, प्रमिता नाम की 2 पुत्रियां हुई। इनके बड़े पुत्र राजा शुद्धोधन का विवाह महामाया से हुआ था, जो कि कोलीय वंश से थी, जिनका परिवार देवदाहन नामक शहर में रहा करता था। उस समय काल में कोलीय और शाक्यों में आपस में काफ़ी विवाह संस्कार हुआ करते थे। राजा शुद्धोधन की दोनों बहनें अमिता और प्रमिता, जो कि शाक्यवंशी थी, इन दोनों का विवाह भी कोलीय वंश में हुआ था। राजा शुद्धोधन का विवाह महामाया से होने के बाद देवदाह में एक कबीला था, जो कि बहुत ही ज़्यादा आक्रमणकारी कबीला माना जाता था। राजा शुद्धोधन किसी भी तरह से इस कबीले को जीतना चाहते थे, ताकि वे देवदाह के लोगों के बीच शांति स्थापित कर सके। आखिरकार राजा शुद्धोधन ने अपने शौर्य और पराक्रम से इस कबीले को जीत ही लिया और कबीले के लोगों को शांतिपूर्ण जीवन जीने का एक मार्ग प्रशस्त किया, जिससे प्रसन्न होकर महामाया के पिता ने अपनी दूसरी पुत्री महाप्रजापति गौतमी का विवाह भी राजा शुद्धोधन से करवा दिया। महामाया के पिता राजा शुद्धोधन के साहस और शौर्य पराक्रम से इतना अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी दूसरी पुत्री का विवाह भी राजा शुद्धोधन से ही करना उचित समझा। आगे चलकर शुद्धोधन और महामाया को पुत्र रूप में सिद्धार्थ गौतम हुए। गौतम बुद्ध के जन्म के ठीक 7 दिन बाद माता महामाया का परिनिर्वाण होने पर बड़ी बहन महाप्रजापति गौतमी ने ही गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया।
आगे चलकर महाप्रजापति गौतमी बौद्ध परंपरा में महिलाओं के लिए दीक्षा लेने वाली पहली महिला बनी, जिनको स्वयं तथागत सम्यक संबुद्ध ने दीक्षा दी। आगे जाकर सिद्धार्थ गौतम का विवाह यशोधरा से हुआ, जिनसे इन दोनों को पुत्र रत्न के रूप में राहुल हुए। पुत्र राहुल ने भी आगे जाकर भिक्खु बन के बुद्ध धम्म का मार्ग अपनाया। इस तरह से तथागत बुद्ध के वंश और उनके पूर्वजों का इतिहास हमें देखने को मिलता है, जो कि शाक्यों के प्रथम राजा महासम्मत से शुरू होता है।